This comprehensive PGDAST course was originally delivered through live sessions by the official instructors. We are uploading these sessions here to support students, and all credit goes to the respective teachers and instructors. Today, dear learner, today we are start the MST E001 with the first block, and this block is very easy, and you can score up to 15 out of 15 marks in this. And there is also a lab of MST, which is also in the MST 02. The weightage of this also of 20 marks. Yani, a question of 20 marks will be come in the examination of lab examination, and 15 marks for the theory examination. This block is very easy, and a simple concept is used in whole the block. If you have understand a basic concept, then you can do very easily. So I will share the screen. It is visible. Yeah, No, it is sir. visible. No, sir. No, sir. No, sir. As of Okay, now, no. okay. I will just. Now it is visible. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, now start. This is the first block of the course MST E001, and the first unit is Introduction to Statistical Quality Control. Many of you also use the statistical quality control in many companies. So in this unit, we have used some basic terminology which is used in whole block, and why we use the statistical quality control. Okay, and what is the statistical quality control? So first we come on the as you know, in our day-to-day life, we use different products from the morning to the evening, or to the when we go to the bed. As shop, toothpaste, tea, food, etc. So what we require, we always try to get the product of the good quality. So what the meaning by good quality? ठीक है, हम जो भी हम प्रोडक्ट यूज करते हैं, हम चाहते हैं कि वो गुड क्वालिटी का हो. तो गुड क्वालिटी से मीनिंग क्या है? किस प्रोडक्ट को हम कहेंगे कि ये गुड क्वालिटी का है और किसको कहेंगे कि ये गुड क्वालिटी का नहीं है? चलिए, कोई बताएगा? यस, एनीवन? आप भी प्रोडक्ट्स, अभी हम सब लोग प्रोडक्ट यूज करते हैं तो हम कहते हैं कि भाई ये गुड क्वालिटी जो सर्टेन स्टैंडर्ड्स को मीट कर जाए. यस, जो हमारा या जो जिस सॉरी, जो प्रोडक्ट हमने खरीदा है, अगर वो अपने स्पेसिफिकेशन को फुलफिल कर रहा है, तो वी कैन से दैट द प्रोडक्ट ऑफ द गुड क्वालिटी. फॉर एग्जांपल, अगर हमने एक सपोज करिए एक बैटरी खरीदी है, अगर उसकी लाइफ जितना उसमें लिखा है कि इसकी लाइफ 2 मंथ्स है, तो वी कैन से अगर वो 2 मंथ्स हमारा
वर्किंग प्रॉपर वे में कर पाता है तो हम कहते हैं कि ये जो है वो गुड क्वालिटी का है। अगर हम टी लेते हैं, अगर वो टी जो उसका फ्लेवर है वो हमारे फ्लेवर है या उसकी जो कलर है, अगर वो हमारे जो उसके ऊपर स्पेसिफिकेशन है कि गुड क्वालिटी का है, इसकी स्मेल अच्छी है, ये तो अगर वो उनको फुलफिल कर रहा है तो हम कहते हैं कि गुड क्वालिटी का है। पर अब एक्चुअली क्या है कि ये क्वालिटी को जज करना, अगर हम बेसिक रूप से देखें तो क्वालिटी को जज करना एक सब्जेक्टिव वे है। किसी के लिए गुड क्वालिटी कुछ और है, किसी के लिए कुछ और है। जैसे हम मान लो क्रिकेट की बात ही करते हैं, हम कहते हैं कि भाई विराट कोहली अच्छा है, तो यानी एक प्लेयर ऑफ गुड क्वालिटी, है ना। कोई कहता है कि नहीं, धोनी बैटर था या हमारा सचिन तेंदुलकर बैटर था। तो इस सब्जेक्टिव, तो इसको देखते हुए क्वालिटी को डिफाइन किया है। और कैसे डिफाइन किया है, कुछ पैरामीटर के थ्रू हमने इसको डिफाइन किया है। तो डिफाइनिंग क्वालिटी, तो फर्स्ट क्या है कि जो फर्स्ट इनिशियली जो क्वालिटी वाज, जब क्वालिटी की बात हुई तो कहा गया कि ए प्रोडक्ट कंफर्मिंग टू स्पेसिफिकेशन। अगर कोई प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन को फुलफिल कर पा रहा है, यानी जो उसके ऊपर स्पेसिफिकेशन है अगर उसको फुलफिल कर पा रहा है तो हम कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो गुड क्वालिटी का है। पर इस डेफिनेशन से कुछ प्रॉब्लम्स हमारे सामने आई। जैसे अगर हम बात करें कंप्यूटर की, हमने कहा कि भाई कंप्यूटर चाहिए मेरे को जो मेरी प्रोग्रामिंग करे, ये करे, वो करे। तो आप जानते हैं कि अगर जब शुरू में हमारे पास कंप्यूटर आया तो उसमें भी काफी सारे फीचर्स थे और उसका साइज बहुत बड़ा था। तो वो जो हमारे कंज्यूमर थे उन्होंने उसको पसंद नहीं किया। या हम मोबाइल की बात करें, एक मोबाइल है जिसमें आपको सारे फीचर्स दे रहे हैं और उस मोबाइल का साइज बहुत बड़ा है, तो इट नॉट फॉर द पब्लिक डिमांड, क्योंकि कंपनी को तो ऐसा प्रोडक्ट बनाना है जिसकी मैक्सिमम सेल हो। तो खाली इस डेफिनेशन से कि अगर वो डेफिनेशन यानी वो प्रोडक्ट जो है वो स्पेसिफिकेशन को अगर फुलफिल कर रहा है तब भी वो सेल आउट नहीं हो पा रहा था क्योंकि उसका साइज क्या है वो प्रॉपर नहीं था। चलिए, तो फिर सेकंड डेफिनेशन आई कि हमें खाली यानी कंफर्मिंग ऑफ स्पेसिफिकेशन तो चाहिए चाहिए, साथ ही हमें क्या चाहिए, फिटनेस फॉर यूज। यानी जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं वो फिटनेस फॉर यूज, यानी वो ऐसा हो जिसको आराम से हम यूज कर सकते हो। जैसे मैंने एग्जांपल बताया कि अगर आपने कहा कि मेरे को मोबाइल चाहिए सब इन फीचर्स के साथ, पर उसका साइज इतना बड़ा कर दिया कि वो हमारे पॉकेट में नहीं आ पा रहा है ना। जैसे तो फिर हम वो क्या होगा, वो सेल नहीं होगा कि हम उसको कैरी कैसे करेंगे। ठीक है, तो फिर सेकंड डेफिनेशन में ऐड किया फिटनेस फॉर यूज। तो अब भी फिटनेस फॉर यूज के बाद भी कभी कभी ऐसा होता है कि कंज्यूमर तब भी सेटिस्फाई नहीं होता, उसको कहती है कि भाई स्पेसिफिकेशन भी आपके अकॉर्डिंग दे दिए उसने, जो भी स्पेसिफिकेशन उस प्रोडक्ट पे लिखे हैं वो भी फुलफिल कर रहा है, फिटनेस फॉर यूज भी है। पर कभी कभी क्या होता है कि कंज्यूमर फिर भी सेटिस्फाई नहीं होता, तो हमें ये भी देखना है कि कंज्यूमर को हमें सेटिस्फाई करना है। तो कंज्यूमर सेटिस्फाई के लिए इसमें एक एग्जाम्पल कोट है कि बाय द वे आप मान लीजिए कहीं पार्टी के लिए गए और आपने पिज्जा ऑर्डर किया, तो आप जनरली हम लोग क्या बोलते हैं कि भाई ये एक पिज्जा ले आओ, इस साइज का पिज्जा पिज्जा ले आओ, ठीक है, बिग, स्मॉल और लार्ज। पर हम कभी ये नहीं कहते उससे कि भाई गरम पिज्जा लाना। हम सोचते हैं कि गरम पिज्जा तो आएगा ही, पर कंज्यूमर, आपने नहीं बताया उसको गरम लाना है कि ठंडा लेके आना है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो कंज्यूमर बताता भी नहीं है पर उसको चाहिए। तो हमारा ये, हमें जब भी हम प्रोडक्ट बनाएंगे और हम कहेंगे कि गुड क्वालिटी का है, तो हमें साथ साथ ये भी देखना पड़ेगा कि वो जो कंज्यूमर बता भी नहीं रहा उस प्रोडक्ट के बारे में, हमें उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो सब भी उसमें क्या होना चाहिए, फुलफिल होने चाहिए। ठीक है, फिर आता है ये भी ऐड कर लिया। फिर फोर्थ डेफिनेशन गिवन फॉर द क्वालिटी वाज डिलाइटिंग द कंज्यूमर। इट मींस दैट कंज्यूमर जो एक्सप्रेस कर रहा है और जो अनएक्सप्रेस कर रहा है उन सबको हमें क्या करना है, उसको भी इंक्लूड करना है अपने प्रोडक्ट में, तभी हमारा प्रोडक्ट क्या है वो क्वालिटी वाला प्रोडक्ट बनेगा। उसके बाद आया कि एनहेंसिंग द कंज्यूमर, कि कंज्यूमर को हमें खुद, मान लीजिए कोई कंपनी प्रोडक्ट बना रही है तो कंज्यूमर को हमें बताना पड़ेगा कि इस प्रोडक्ट में ये क्वालिटी है। जब कभी एलईडी आई थी तो कंपनी ने खूब प्रचार किया कि ये एलईडी है, ये क्या है, इसमें इसका जो कंजम्पशन है लाइट का वो बहुत कम है, इसकी एज ज्यादा है और इसकी लाइट ब्राइट है। हाँ, तो उस टाइम का जो कंपनी थी उन्होंने एनहांस किया कस्टमर को कि आप हमारा ये प्रोडक्ट लोगो, ये इसमें क्वालिटीज हैं। तो इन सबको मिला के जब हमारी क्या है, अगर कोई प्रोडक्ट है इन सभी पॉइंट्स को, 5 पॉइंट्स को अगर फुलफिल करता है, तब हम कहते हैं कि जो प्रोडक्ट है वो गुड क्वालिटी का है। ओके, क्या है, कंफर्मिंग ऑफ स्पेसिफिकेशन, फिटनेस फॉर यूज होना चाहिए,
कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, डिलाइटिंग द यानी उसके एक्सप्रेस और अनएक्सप्रेस दोनों होने चाहिए, और फिर हमें उसको क्या एनहेंस भी करना पड़ेगा। ठीक है, तो तब हम कहेंगे कि जो प्रोडक्ट है हमारा गुड क्वालिटी का है। एक्चुअली स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का मतलब क्या है कि स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल का मतलब है कि हम वी यूज द स्टैटिस्टिक्स टू कंट्रोल द क्वालिटी ऑफ द ए प्रोडक्ट, कि हम स्टैटिस्टिकल टूल उसमें यूज करके जो हमारा प्रोसेस है अपना जो प्रोसेस है प्रोडक्ट को बनाने का, उसमें हम स्टैटिस्टिकल टूल लगाएं जो जिससे कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो एक गुड क्वालिटी का बने। तो इसके लिए कुछ डायमेंशन है कि आप क्वालिटी के कुछ डायमेंशन ऑफ क्वालिटी, उसकी परफॉर्मेंस, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। आप इसे पढ़ लीजिएगा, वैसे बस केवल नॉलेज के लिए है, जनरली थ्योरी में नहीं आता। परफॉर्मेंस अच्छी होनी चाहिए। दूसरा उसके उसमें फीचर्स एज लार्ज एज पॉसिबल। जैसे आप मोबाइल लेने जाते हैं, अगर उसमें आजकल तो फीचर्स क्या, फ्रंट कैमरा ज्यादा फोकस हो रहा है कि फ्रंट कैमरा जो है वो ज्यादा मेगापिक्सल का होना चाहिए, तो उसके फीचर्स हमारे ज्यादा होने चाहिए। रिलायबिलिटी, कि जो हमारा मोबाइल बना है वो रिलायबल होना चाहिए, उसकी जो एज है वो ज्यादा होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ठीक है सारी फीचर्स तो वो दे रहा है पर उसकी लाइफ बहुत कम है, 6 मंथ चल पा रहा है, तो उसकी सेल नहीं हो पाएगी। फिर कंफर्मेशन एग्रीमेंट, यानी जो भी उसके ऊपर स्पेसिफिकेशन है उसको वो मीटिंग द स्पेसिफिकेशन, यानी वो सारे स्पेसिफिकेशन क्या है वो फुलफिल होने चाहिए। ड्यूरेबिलिटी का मतलब भी रिलायबिलिटी से ही है कि वो उसकी लाइफ ज्यादा होनी चाहिए। उसके बाद है सर्विसबिलिटी, कि कोई प्रोडक्ट बन गया ठीक है, सब अच्छे तरह से बना हुआ है, पर उसकी सर्विस में प्रॉब्लम आ रही है। कुछ कंपनीज ऐसी हैं जो अच्छी सर्विस प्रोवाइड नहीं कराते, तो फिर जो कंज्यूमर है उस प्रोडक्ट से बचता है कि अगर बाय द वे यार ये खराब हो गया तो ये ठीक कैसे होगा। तो सर्विसबिलिटी ज्यादा अच्छी होनी चाहिए। एक है एस्थेटिक्स, मतलब उसकी जो लुकिंग है वो हमारे अच्छी होनी चाहिए, अट्रैक्टिव होनी चाहिए, तभी वो प्रोडक्ट क्या है वो सेल होता है। और रिपीटिशन, मतलब इज रिलेटेड टू द पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। मान लीजिए कुछ, अब जैसे एमआई, जब शुरू में एमआई का फोन आया था तो बहुत कम सेल थी, पर अब एमआई के टीवी भी बहुत सेल हो रहे हैं। तो क्या हुआ कि कंज्यूमर ने देखा कि हाँ इसके मोबाइल बहुत अच्छे आए थे, और अब ये इसने टीवी लॉन्च किया है, तो एक गुडविल बन गई कंज्यूमर के बीच में कि हाँ ठीक है एमआई का जो है वो टीवी भी अच्छा रहेगा। तो यानी उसकी जो पास परफॉर्मेंस है वो भी होनी चाहिए, तभी हमारा जो है वो कंज्यूमर तो बिलीव करेगा और उसको परचेज करेगा। ऐसे ही मारुति कंपनी है जो कार की कंपनी है, उस पर चाहे कोई भी मॉडल निकाल दे कंपनी, वो तुरंत सेल होना शुरू होता है। या आईफोन है, तो आईफोन जानते हैं सब लोग कि ये एक अच्छी कंपनी है, और जो जितने भी पुराने प्रोडक्ट आए हैं वो सब उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, तो इसलिए उसमें बिलीव करके कस्टमर उसे खरीद लेता है। तो ये कुछ इसके यानी जो भी प्रोडक्ट बना रहे हैं ये कुछ उसकी क्वालिटीज हैं, डायमेंशन है। तो क्वालिटी मींस यहाँ पे मैंने कुछ ऑब्जेक्टिव बनाने की कोशिश करती है। फिटनेस फॉर यूज, यस होना चाहिए, डिग्री ऑफ एक्सीलेंस भी होना चाहिए, कंफर्मेशन ऑफ स्पेसिफिकेशन भी होना चाहिए, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वालिटी का मतलब क्या है यहाँ पे, इस अगर इस न्यूमेरिकल की बात करें तो कौन सा ऑप्शन ठीक है मल्टीपल चॉइस में? एनीवन? हम्म, फिटनेस फॉर यूज होना चाहिए, डिग्री ऑफ एक्सीलेंस ये भी होना चाहिए, कंफर्मेशन फॉर रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ये भी होना चाहिए, all of above. ऑल ऑफ द अबव। D. All above. यस। प्राइमरी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए प्रोडक्ट इज नोन एज, जो हम सबसे पहले देखते हैं उसकी परफॉर्मेंस देखते हैं। D. या तो परफॉर्मेंस हमारी क्या होनी चाहिए उसकी, ये प्राइमरी ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक है, प्राइमरी परफॉर्मेंस, उसके बाद ये सब आती है। ड्यूरेबिलिटी रिफर्स टू ए मेजर ऑफ, ड्यूरेबिलिटी किससे मेजर करती है? Product life. Life. यस, प्रोडक्ट लाइफ। तो उसकी प्रोडक्ट लाइफ ज्यादा होनी चाहिए। और रिलायबिलिटी से सर मतलब है कि एग्जाम में थ्योरी पूछता है। नहीं, एग्जाम में थ्योरी नहीं आती, मैंने जस्ट कि इसमें आपको लाने के लिए कि भाई कैसे ये क्या क्वालिटी से मतलब क्या है हम लोगों का, या कभी कभी पूछ लेते हैं क्वालिटी के डेफिनेशन पूछ लेते हैं, यानी क्वालिटी के जो 5 पॉइंट है उनको पूछ लेते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान रख लीजिएगा। क्वालिटी कंट्रोल अभी इसकी बात नहीं करते हैं हम लोग, हिस्ट्री पे आते हैं। हिस्ट्री मैंने कहा कि ये भी एग्जाम के पॉइंट ऑफ से इतना अच्छा नहीं है, पर हिस्ट्री जानना चाहिए कि कैसे क्वालिटी कंट्रोल आज का इतना सिनेरियो में क्वालिटी के ऊपर इतना कंपनी फोकस कर रही है, क्योंकि विदाउट क्वालिटी कोई भी प्रोडक्ट सेल नहीं होता। कंपनी इतना इन्वेस्ट करती है, पता चला कि वो मार्केट में आते डंप हो गया है ना। तो क्या हिस्ट्री है क्वालिटी कंट्रोल की, कैसे क्वालिटी कंट्रोल इतना नेसेसरी समझा गया कंपनी द्वारा, और डिफरेंट कंट्रीज ने कैसे क्वालिटी कंट्रोल करके अपने आप को हाई अप किया है।
तो अगर हम बात करें, मैं जस्ट एज ए स्टोरी सुना रहा हूँ आपको कि क्वालिटी कंट्रोल अभी से नहीं, ये जब से अर्ली मैन के टाइम से ये स्टार्ट हो गया था। अर्ली मैन भी चेक करते थे कि क्वालिटी प्रोडक्ट की कैसी है। प्रोडक्ट का मीन्स उस टाइम तो कोई प्रोडक्ट नहीं था, वो खाली बस फ्लैश यानी एनिमल्स को खाते थे और मतलब पेड़ पौधों को खाते थे। तो तब भी चेक किया जाता था कि कोई पेड़ जो है वो पॉइजनस तो नहीं है, जहरीला तो नहीं है ना। या जब वो अपने उसके बाद फिर उन्होंने कुछ टूल बनाने शुरू किए, तो वो देखते थे कि टूल क्या है, पूरा शार्प है कि नहीं है, कि जिससे वो एनिमल को मार सके। तो क्वालिटी जो है अर्ली मैन से चल रही है। पर धीरे धीरे जैसे जैसे फिर सिविलाइजेशन आया, सिविलाइजेशन में क्या हुआ कि डिवाइड हो गया काम, कि भाई जो पोर्टर है वो पोर्ट बनाएंगे, जो वीवर हैं वो क्लॉथ बनाएंगे। ठीक है, तो उस टाइम पे भी क्वालिटी का इतना इश्यू नहीं था, क्योंकि इतना प्रोडक्ट मार्केट में नहीं थे कि उनके ऊपर क्वालिटी में डिबेट हो सके। खाली पता है कि पोर्टर पोर्ट बनाता है और एक ही तरह के पॉट बन रहे थे, और जो उसको यूज कर रहा था उसको भी, क्योंकि वो पहले से यूज करता आ रहा था, तो क्वालिटी हर कोई उस टाइम पे क्वालिटी को जज कर लेता था। पर बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि प्रोडक्ट जो है वो कॉम्प्लिकेशन शुरू हो गया। तो प्रोडक्ट के कॉम्प्लिकेशन शुरू होने से फिर हमारा क्वालिटी के ऊपर बात होनी शुरू हुई। ऑपरेटर, और फिर आया फर्स्ट जो हमारा क्वालिटी की जो ऑफिशियली क्वालिटी के ऊपर काम होना शुरू हुआ, तो फर्स्ट रखा गया ऑपरेटर और क्राफ्टमैन क्वालिटी कंट्रोल। For early civilization until the industrial revolution, quality control was ensured or observed by a single worker. पूरी फैक्ट्री में एक सिंगल वर्कर होता था जो क्वालिटी को जज करता था। वो ऑपरेटर, उन्हीं जो हमारे ऑपरेटर थे उनमें से किसी को चूज कर लेते जो जिसको पास्ट एक्सपीरियंस था, और वो आराम से क्वालिटी को जज कर लेता था। उसके बाद क्या हुआ कि धीरे धीरे लार्ज फैक्ट्री स्टेबल हुई। लार्ज फैक्ट्री स्टेबल होने से कि फिर क्या हुआ, वर्कर्स बढ़ गए फैक्ट्री में। तो अब उन सबके काम को जज करने के लिए एक पर्टिकुलर ऑपरेटर रखने शुरू कर दिया, उसका नाम रखा गया फोरमैन और सुपरवाइजर। ठीक है, जो जो भी वो प्रोडक्ट बनाते थे, जितने भी वर्कर, उन सबको उन प्रोडक्ट को चेक करता था, देखता था कि ये प्रोडक्ट जो है वो प्रॉपर स्पेसिफिकेशन के बने कि नहीं बने हैं। दिस सिचुएशन विल बी कंटिन्यू फर्स्ट वर्ल्ड वार तक यही सिचुएशन चलती रही। फिर आया इंस्पेक्टर की बारी, कि क्वालिटी जो फैक्ट्रीज थी, तो उसके बाद क्या हुआ फिर, और ये देखिए क्वालिटी का इशू आया कि प्रोडक्ट क्या है कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे थे। तो कॉम्प्लिकेटेड होने से उसको क्वालिटी को जज करना, उसके लिए स्पेशलाइजेशन रिक्वायर होने लगा। तो अब क्या हुआ कि कोई कंपनी टीवी बना रही थी, तो टीवी के उसने सारे पार्ट वो खुद नहीं बना रही, वो क्या कर रही है, असेंबल कर रही है। दूसरी कंपनी से उसने पार्ट लेना शुरू कर दिया और उसको असेंबल कर दिया। अब जो दूसरी कंपनी से पार्ट आ रहा है उसको कौन जज करेगा, क्योंकि उनको तो एक्सपीरियंस ही नहीं है जिस जिस कंपनी में असेंबल हो रहे हैं। तो उसके लिए एक प्रॉपर इंस्पेक्टर की पोस्ट क्रिएट की जो क्वालिटी को देखने लगी। उसके बाद स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल में लाइट में आया। सबसे पहले वॉल्टर ए सेवार्ड, जो मेन कंट्रीब्यूटर है स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के, उन्होंने 1924 ये वॉल्ट ए सेवार्ड, ए रिसर्चर ऑफ बेल टेलीफोन लैबोरेटरी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट यूनिट ऑफ द अमेरिकन टेलीफोन एंड टेलीग्राफी, डेवलप्ड बाय द यूनिक ऑफ स्टैटिस्टिकल कंट्रोल चार्ट। सबसे पहले वॉल्टर ने कंट्रोल चार्ट का कंसेप्ट दिया, थ्रू विच we can monitor or understand the quality of the product, and we can also control the quality of a product during the प्रोसेस के। देखिए प्रोडक्ट बनने के बाद अगर हम क्वालिटी को जज करेंगे, तो बाय द वे अगर हमारी क्वालिटी पुअर बन गई, तो फिर वो सारा जितना भी प्रोडक्ट है वो सारा वेस्ट हो जाएगा। तो वाल्टर ने कहा कि हम ऐसा कर सकते हैं कि जब हमारा प्रोसेस रनिंग कर रहा है, तो हम वहीं पे ही क्वालिटी को जज करें, और उसके बेस पे ही हम डिसीजन लें कि हमें इसमें क्या इंप्रूवमेंट करना है। तो उन्होंने ये थ्योरी दी, वो दी स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, स्टैटिस्टिकल कंट्रोल चार्ट की, जिसके बेस पे हम प्रोसेस के थ्रू ही क्वालिटी को चेक कर सकते हैं। और अगर बाय द क्वालिटी पुअर क्वालिटी बन रही है, तो हम उसको वहीं पे स्टॉप करके उसको फिर दोबारा से रीस्टार्ट करेंगे, जिससे हमारी क्वालिटी इंप्रूव हो सके। पर जब इन्होंने 1924 वॉल्टर सेवार्ड ने ये कंसेप्ट दिया, तो ये ज्यादा शुरू में ये ज्यादा यूज नहीं किया गया। और उसके बाद फिर जब सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू हुआ, तो सेकेंड वर्ल्ड वार में क्या प्रॉब्लम्स आई। The Ordnance Department of the US Army was facing the problem of how to get large quantities of arms and ammunition from multiple suppliers। ये क्या हुआ कि आर्मी ने प्रॉब्लम हुई कि जो उसके पास जितना भी हमारे पास एनिमेशन आ रहा था, वो डिफरेंट सप्लायर उसको सप्लाई कर रहे थे। तो वहाँ पे क्वालिटी की बात होने लगी कि भाई अब इसको कैसे इतनी जल्दी हम इसकी क्वालिटी को जज करें। तो उसके बाद
ये स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल फेमस हुआ, ठीक है। और सेकंड कंट्रीब्यूशन था इसमें डॉग, हारोल्ड एफ डॉड, इनका कंट्रीब्यूशन था। इन्होंने दिया कि भाई आप, इन्होंने क्या कहा कि बाय द वे चलो प्रोडक्ट बन गया, आपको प्रोडक्ट बनने के बाद आप किस तरह से उसको जज करेंगे। डब्ल्यू वाल्टर वाल्टर ने तो कहा कि आप प्रोसेस के थ्रू इसको जज कर सकते हैं, पर बाय द वे आप कोई प्रोडक्ट है वो किसी दूसरे से खरीद रहे हैं, तो प्रोसेस तो खत्म हो चुका, आपके पास प्रोडक्ट बन के आ गया, तो आप उसको कैसे जज करेंगे। उस टाइम तक जो जज का क्राइटेरिया था वो 100% था। 100% अगर आप जज करेंगे किसी चीज को, उसका इंस्पेक्शन करेंगे, तो बाय द वे जो हमारे यूनिट्स हैं जो टेस्टोड हो जाती हैं अंडर इंस्पेक्शन, वो तो सब खत्म हो जाएंगी। तो उस टाइम पे इन्होंने दिया एक थ्योरी दी एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग की, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग, जिसके बेस पे हम सैंपल के बेस पे यानी हम किस तरह से क्वालिटी को जज कर सकते हैं। तो इन दोनों का शुरू में इतना फेमस नहीं था, पर आफ्टर द वर्ल्ड वार, सेकंड वर्ल्ड वार, दे आर लाइट इन द to use the statistics in the quality control. And after the second world war, जापान तो आपको पता ही कि डेस्ट्रॉयड हो गया था टोटली। तब उन्होंने एक अमेरिकन साइंटिस्ट विलियम एडवर्ड डेमिंग को उन्होंने वहां पे अपने यहाँ बुलाया, और अ, ये इंजीनियर स्टेटिशियन थे, इन्होंने डिफरेंट टेक्निक्स बनाई, जिसके बेस पे उन्होंने अपनी क्वालिटी को दोबारा मेंटेन किया। और आज आप जानते हैं कि जापान की क्वालिटी जो है, जो जापान प्रोडक्ट बनाता है उसकी हाई क्वालिटी के बनते हैं। तो इस तरह से जापान ने अपने आप को ग्रो अप किया विद द यूज ऑफ द स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल। ये कुछ इसकी हिस्ट्री थी, आप एक बार गो थ्रू होंगे, बिल्कुल सिंपली लिखा है मैंने, तो एक बार देख लीजिएगा। एग्जाम में हिस्ट्री नहीं पूछी जाती, ठीक है। तो अब आते हैं प्रॉपर कि स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल है क्या। तो statistical quality control is defined as the technique of applying statistical methods based on the theory of probability and sampling। यहाँ पे क्या करें कि statistical quality control is defined as एक टेक्निक है statistical quality control, जिसमें हम statistical tools लगाते हैं या methods लगाते हैं जो बेस्ड है थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी पे और सैम्पलिंग पे। क्योंकि मैंने कहा कि प्रोडक्ट अगर तैयार हो गया, उसको इंस्पेक्शन करना है तो सैम्पलिंग करनी पड़ेगी। और जो हमारा ये थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी भी आगे सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में यूज होता है इसमें, तो वो भी इसने वर्ड लिया दोनों कि जो मेनली जो बेस्ड है, जो स्टैटिस्टिकल टूल है, वो क्या किसके ऊपर बेस्ड है, थ्योरी एप्लीकेशन, थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी एंड सैम्पलिंग टू स्टेबल द क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड टू मेंटेन इन इट इन द मोस्ट इकोनॉमिकल मैनर। के हम ऐसे स्टैटिस्टिकल टूल लगाएं जो हमारा क्वालिटी के स्टैंडर्ड को मेंटेन करे और इकोनॉमिक मैनर पे मेंटेन करे। ऐसा नहीं कि उसकी कॉस्ट बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये प्रॉपर स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल डेफिनेशन हो गई। आप इसको एक बार एग्जाम के हिसाब से रख लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में 2 मार्क्स की थ्योरी पूछी जाती है लगभग, ठीक है। सैंपल इंस्पेक्शन ये सब कुछ नहीं है, इसको आप छोड़ सकते हैं। अब टेक्निक्स ऑफ स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल, देखिए स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल को यहाँ पे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक प्रोसेस कंट्रोल, एक प्रोडक्ट कंट्रोल, ठीक है। प्रोसेस कंट्रोल अगर हमें करना है, जैसे वाल्टर ने कहा कि हम प्रोसेस के थ्रू ही, हम जब प्रोसेस हमारा चल रहा होगा तभी हम क्वालिटी को कंट्रोल करेंगे। तो विद प्रोसेस कंट्रोल करने के लिए जो हम टेक्निक लगाएंगे, दिस इज कॉल्ड द कंट्रोल चार्ट्स, ठीक है। अगर बाय द प्रोडक्ट बन गया, हम किसी दूसरे से परचेज कर रहे हैं, तो इट काउंट नाउ वी कम ऑन द प्रोडक्ट कंट्रोल, तो प्रोडक्ट कंट्रोल करना पड़ेगा, और उसको हम चेक करेंगे बाय विद द हेल्प ऑफ एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग, यानी सैम्पलिंग इंस्पेक्शन करेंगे हम उसकी क्वालिटी को चेक करने के लिए और मेंटेन करने के लिए। तो इट इज कॉल्ड द एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। फिर अब कंट्रोल चार्ट हमारे यहाँ पे 2 टाइप्स का है, कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल और कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट। ऐसे ही एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान भी 2 टाइप्स का है, कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स एंड कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट। तो हम ये सब पढ़ने वाले हैं। अब वेरिएबल और एट्रीब्यूट्स आप जानते ही हैं, वो जिसको हम मेजर कर सकते हैं, इट इज कॉल्ड द वेरिएबल। तो कोई भी क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक जिसको हम मेजर कर सकते हैं, सपोज करिए आप बॉल बेयरिंग बना रहे हैं, क्रिकेट की बॉल ही बना रहे हैं, तो क्रिकेट की बॉल अगर है तो उसका वेट भी सिग्निफिकेंस है, मतलब वेट भी जरूरी है कि वेट हमारा क्या है वो प्रॉपर हो, जितना हमारा स्पेसिफाई होता है, तो वेट तो हम मेजर कर सकते हैं। तो इसके लिए हम यूज करेंगे, अगर बाय द वे वेट को कंट्रोल करना है कि जो हमारी बॉल बन रही है वो एक सर्टेन वेट की बने, तो उसके लिए हम कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल यूज कर लेंगे। और अगर बाय द वे हम उसकी इलास्टिसिटी को मेजर कर रहे हैं, इलास्टिसिटी प्रॉपर है कि नहीं, गेंद को अगर हम जब बॉल डालते हैं तो वो कितना जंप कर रही है, तो उसको तो हम वैसे मेजर नहीं कर सकते, तो हम या उसकी स्मूथनेस के लिए भी पर्टिकुलर मेजर नहीं है, तो स्मूथनेस हम मेजर नहीं कर पाते, तो जो चीज मेजर नहीं करेंगे तो उसको हम यूज करेंगे, एट्रीब्यूट बोलते हैं, तो उसके लिए हम यूज करेंगे कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट। देखिए यहाँ पे जो हमारा ये फर्स्ट ब्लॉक है, ये
इन दोनों के ऊपर ही बेस्ड है, यानी प्रोसेस कंट्रोल के ऊपर बेस्ड है, और जो सेकंड ब्लॉक है वो है प्रोडक्ट कंट्रोल के ऊपर। तो हम यहाँ पे बात करेंगे कंट्रोल चार्ट फॉर वेरिएबल्स की, कंट्रोल चार्ट फॉर एट्रीब्यूट। आगे फर्दर इसके भी पार्ट्स हैं और उसके पार्ट है, ये सब कुछ ऐसे ही है जैसे MST4 में टेस्ट थे, तो बहुत सारे टेस्ट थे पर किसी सिचुएशन के लिए पर्टिकुलर टेस्ट लगता है, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड थे, ये बहुत ईजी है और इसमें आप इजीली जज कर पाएंगे कि आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए कौन सा टेस्ट लगाएंगे। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं धीरे धीरे। तो आता है प्रोसेस कंट्रोल। तो क्या क्या, टोटल स्टैटिस्टिकल कंट्रोल, स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल को डिवाइड किया प्रोसेस कंट्रोल में और प्रोडक्ट कंट्रोल में। तो हम आते हैं क्या है ये प्रोसेस कंट्रोल। प्रोसेस कंट्रोल और प्रोडक्ट कंट्रोल की डेफिनेशन आप कर सकते हैं क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो पहले बताया प्रोसेस क्या है। ए प्रोसेस इज ए सीरीज ऑफ ऑपरेशन और एक्शन दैट ट्रांसफॉर्म इनपुट टू आउटपुट। यानी प्रोसेस क्या है, एक ऑपरेशन है जिसमें हम ट्रांसफर करते हैं, इनपुट दिया और यहाँ से हमारा आउटपुट बन गया। तो अब इसको कंट्रोल करना है, प्रोसेस कंट्रोल, प्रोसेस कंट्रोल। ठीक है, तो क्या है प्रोसेस कंट्रोल? यस, यहाँ पे इसको आप हाईलाइट भी कर सकते हैं क्योंकि ये डेफिनेशन, यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है इसकी। स्टैटिक प्रोसेस कंट्रोल इज ए टेक्निक, एक टेक्निक है यूज्ड फॉर अंडरस्टैंडिंग एंड मॉनिटरिंग द प्रोसेस। तो सिंपल है कि स्टैटिक प्रोसेस कंट्रोल क्या है, एक टेक्निक है जो यूज करेंगे हम, यूज फॉर अंडरस्टैंडिंग और मॉनिटरिंग, कि जो प्रोसेस हमारा चल रहा है, कोई प्रोडक्ट को बनाने का प्रोसेस हमारा रनिंग में है, तो उसको हम समझेंगे और उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। बाय कैसे करेंगे? बाय कलेक्टिंग डेटा, डेटा कलेक्ट करेंगे ऑफ क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक, क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक का पीरियोडिकली फ्रॉम द प्रोसेस। यानी जब हम प्रोसेस कंट्रोल करते हैं तो हम क्या करते हैं कि जैसे हमारा प्रोसेस चल रहा है तो उसमें से हम किसी पर्टिकुलर टाइम पे कुछ यूनिट्स उसमें से सेलेक्ट कर लेते हैं, फिर आगे फिर पीरियोडिकली सिलेक्ट करते जाते हैं। मतलब जैसे मान लीजिए हमने सुबह, हमारा मॉर्निंग में प्रोसेस स्टार्ट हुआ, 9 o'clock हमारा मान लीजिए स्टार्ट होता है, तो 9 o'clock हमने एक सैंपल ले लिया, उसके बाद फिर आधे घंटा 1 घंटा फिर सैंपल ले लिया, फिर इस तरह से हम सैंपल लेते चले आते हैं। उन उन सैंपल के बेस पे हम ये डिसाइड करते हैं कि हमारा प्रोसेस क्या है, वो हमारा सही रनिंग कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो क्या है प्रोसेस? बाय अंडरस्टैंडिंग मॉनिटरिंग, बाय कलेक्टिंग डेटा ऑन क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक। डेटा, मान लीजिए हम क्रिकेट की बॉल ही बना रहे थे, तो हमने क्या किया, एक सैंपल ले लिया क्रिकेट की बॉल का, 10 क्रिकेट की बॉल सेलेक्ट कर ली, फिर हमने आधे घंटे बाद यानी 30 मिनट बाद फिर क्रिकेट की बॉल सेलेक्ट कर ली 10, इस तरह से हम सैंपल ले लिया। अब जो हमारे पास क्रिकेट की बॉल आई, हमें मान लीजिए उसका वेट देखना था कि ये कंट्रोल में चल रहा है कि नहीं चल रहा, तो हम उस वेट को मेजर करते हैं जो हमने 10 बॉल्स ली। उसके बाद फिर जो हमने अगला सैंपल लिया उसको फिर मेजर करेंगे। इस तरह से हम क्वालिटी उसके डेटा कलेक्ट करते चले जाते हैं, डेटा ऑन क्वालिटी कैरेक्टरिस्टिक periodically from the process, analyze them। जो हमारे पास डेटा आया वेट्स का, उसको हम एनालाइज करेंगे एंड टेक द सुटेबल एक्शन whenever there is a difference between the actual quality and the specification or standard। और जब हम उसका हमने देख लिया कि इसका वेट तो हमारा बढ़ रहा है या कम हो रहा है, तो हम फिर उसी तरह से सुटेबल एक्शन लेते हैं कि भाई ये सर्च करते हैं कि ये जो हमारा वेट है ये क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्यों डिक्रीज हो रहा है, और हम फिर उसके बाद सर्टेन एक्शन लेंगे और फिर प्रोसेस दोबारा स्टार्ट करेंगे। So this is the definition of statistical process control. Okay. Statistical process control टेक्निक वाइडली यूज, सभी में यूज किया जाती है जितनी भी हमारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। तो ये इसकी टेक्निक्स हैं, इसमें हिस्टोग्राम भी यूज कर सकते हैं, चेक सेट भी, पैरेटो चार्ट, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम, प्रोसेस फ्लो डायग्राम, स्कैटर डायग्राम और कंट्रोल चार्ट। तो हम यहाँ पे इन सबको स्टडी नहीं करेंगे, केवल हमारे पास कौन सा कोर्स में है वो है कंट्रोल चार्ट। तो कंट्रोल चार्ट के बेस पे हम क्वालिटी को जज करेंगे। ऑन दिस टूल या कंट्रोल चार्ट जो किसने दिया था, वाल्टर ए सवार्ट ने दिया था 1924। अब आता है प्रोडक्ट कंट्रोल। प्रोडक्ट कंट्रोल मैंने बताया कि वैसे इसे सेकंड ब्लॉक में है, पर प्रोडक्ट कंट्रोल की सिचुएशन कैसी है कि आजकल प्रोडक्ट इतने कॉम्प्लेक्स होने लगे हैं कि हम सभी मैन्युफैक्चर क्या है, सभी पार्ट नहीं अपने पास बनाता, वो हमारा क्या करता है, कुछ पार्ट किसी दूसरी कंपनी से ले लेता है। यानी ज्यादा काम आजकल असेंबली में हो रहा है, ये बस असेंबल कर लेते हैं, है ना। और तो अब ये क्वेश्चन आया कि ठीक है प्रोसेस तो हम अपना कंट्रोल कर रहे हैं, पर जो हमारे पास बाहर से प्रोडक्ट आ रहा है उसको हम कैसे जज करेंगे। तो दिस गोज टू द प्रोडक्ट कंट्रोल। तो उसको कंट्रोल करना, उसकी क्वालिटी को कंट्रोल करना, तो इट्स कॉल्ड द प्रोडक्ट कंट्रोल। और इट विल बी कंट्रोल विद द हेल्प ऑफ द acceptance sampling plan and which is given by the dot। okay, तो इसको हम क्या है प्रोडक्ट कंट्रोल? प्रोडक्ट कंट्रोल मींस टू कंट्रोल द प्रोडक्ट इन सच ए वे दैट दे आर फ्री फ्रॉम डिफेक्ट्स एंड कंफर्म टू द स्पेसिफिकेशन। यानी प्रोडक्ट तो बन गया है, अब उसमें से किस तरह वो डिफेक्ट फ्री हो,
जो हम प्रोडक्ट उससे लें वो डिफेक्ट फ्री रहे और जो स्पेसिफिकेशन है उसको फुलफिल करें। तो बिफोर द कंसेप्ट ऑफ द डॉट 100% इंस्पेक्शन किया जाता था। तो 100% इंस्पेक्शन तो बहुत सारी सिचुएशन है जहाँ पे हम लोग नहीं कर पाते। तो उस टाइम पे फिर हमने क्या किया, डॉट की थ्योरी आने के बाद हम सैंपल इंस्पेक्शन पे आए और सैंपल इंस्पेक्शन यूज करके हम उसको करने लगे। तो इसकी डॉट इज गिवन बाय द एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान। तो इसके बारे में पूरा हम यूनिट 5 में पढ़ेंगे। पूरा ब्लॉक इसके ऊपर है एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान के ऊपर। तो हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कंट्रोल चार्ट्स। तो हम कंट्रोल चार्ट्स के ऊपर आते हैं। चलिए पहले इसके कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको देखते हैं, आप प्लीज आंसर करिएगा। डिजिटल क्वालिटी कंट्रोल इज ए टेक्निक ऑफ प्रोसेस कंट्रोल, प्रोडक्ट कंट्रोल और बोथ। यस एनीवन? बोथ, क्योंकि डिजिटल क्वालिटी कंट्रोल दोनों से मिलकर बना है, प्रोसेस कंट्रोल से भी और प्रोडक्ट कंट्रोल से भी। स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स यूज इन स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल आर, कौन कौन सी टेक्निक है? कंट्रोल चार्ट और एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान। क्योंकि हम इसमें क्या करें, प्रोसेस कंट्रोल भी कर रहे हैं, प्रोडक्ट कंट्रोल भी कर रहे हैं। तो प्रोसेस कंट्रोल के लिए तो हम कंट्रोल चार्ट यूज करते हैं और प्रोडक्ट कंट्रोल के लिए हम एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग प्लान यूज करते हैं। तो यहाँ पे आंसर जाएगा बोथ। प्रोसेस कंट्रोल इज अचीव थ्रू कंट्रोल चार्ट किसके साथ? ए, कंट्रोल चार्ट से। और प्रोडक्ट कंट्रोल अचीव थ्रू एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग। तो ये तो बस वैसे ही बेसिक क्वेश्चन बनाए थे। तो अब आता है कोज ऑफ वेरिएशन। देखिए 3 मिनट्स रह गए हैं इस सेशन के, फिर हम दोबारा लॉगिन कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है। कोज ऑफ वेरिएशन, ये बाय द वे हम लोग कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो क्या बताएंगे आपके, क्या प्रोडक्ट बिल्कुल सेम बन सकता है? नहीं सर, नहीं बनेगा, हमेशा उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन होता है। चाहे आप कोई भी प्रोडक्ट बना रहे हो, आप अगर बाय द वे शू भी बना रहे हैं तो शू का साइज भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है। और बाकी चीजें आप मान लीजिए ऑटोमोबाइल बना रहे हैं तो वहाँ पे जो फ्यूल एफिशिएंसी है वो भी डिफरेंट होती है ना। या आप मान लीजिए क्रिकेट बॉल ही बना रहे हैं तो उसका भी रेडियस बहुत स्लाइटली तो चेंज होगा ही होगा। तो क्या कॉजेज ऑफ वेरिएशन के वेरिएशन जो हो रहा है प्रोडक्ट में, जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो उसके क्या क्या कॉजेज हैं? तो देखिए जैसे हम लोगों ने एमएसपी 5 में किया था, जो वेरिएशन हो रहा है प्रोडक्शन में वो 2 पार्ट में डिवाइड किया था, एग्जाइनेबल कॉजेज और चांस कॉजेज। ऐसे यहाँ पे भी कॉज ऑफ वेरिएशन 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, चांस कॉजेज और एग्जाइनेबल कॉजेज। तो वो वेरिएशन जो बाय चांस रहा हो, बाय चांस मीन्स कि हो सकता है कि जो मटेरियल हम यूज कर रहे हैं वो बहुत बहुत कम, मतलब बहुत स्लाइटली चेंज हो उसमें, या जो हम टूल यूज कर रहे थे उस टूल में हो सकता है कि वो थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, डेस्ट्रॉयड हो गया हो, थोड़ा घिस गया हो, मेजरिंग सही ना आ रही हो सकता है कि वहां पे जो कंपनी जहाँ पे ये प्रोसेस चल रहा है वहां पे लाइटिंग थोड़ा कम हो, जिससे वर्कर जो है प्रॉपर वर्क ना कर पा रहे हैं। तो जो जनरली चांस कॉजेज हैं वो बहुत कम होते हैं, मतलब इनका जो इनको हम किसी भी तरह से अपने प्रोसेस से बाहर नहीं कर सकते। चांस कॉजेज हमेशा हम चाहे कितनी भी प्रॉपर वे में हम प्रोसेस को यूज चला लें, पर हमेशा चांस कॉजेज में थोड़े बहुत रहते ही हैं। बिकॉज अब यहाँ पे जो चांस कॉजेज और एग्जाम्पल कॉजेज को डिफाइन किया है बेस्ड ऑन द ड्यूटी ऑफ द मैनेजमेंट, क्योंकि ये ड्यूटी है मैनेजमेंट की कि वो सही इक्विपमेंट दे या लाइटिंग प्रॉपर करे, तो इसको हम चांस कॉजेज में डाल देते हैं। सेकंड है असाइनेबल कॉजेज। ये चांस कॉजेज बहुत कम होते हैं। अगर बाय द वे किसी प्रोसेस में चांस कॉजेज हैं तब भी हम मानते हैं कि प्रोसेस हमारा अंडर कंट्रोल चल रहा है, यानी उसमें कोई दिक्कत नहीं है और प्रोसेस जो है वो अंडर कंट्रोल है। अंडर हम यहाँ पे यूज करेंगे अंडर स्टैटिस्टिकल कंट्रोल, ठीक है। तो क्या होगा अगर चांस कॉजेज हमारे प्रोसेस में है भी तो इनका इफेक्ट बहुत कम होता है, तो हम कह देंगे कि हमारा जो प्रोसेस है वो अंडर कंट्रोल में है। ये भी डेफिनेशन पूछी जाती है 2 मार्क्स में कि कॉजेज ऑफ वेरिएशन बताइए, चांस कॉजेज एंड असाइनेबल कॉजेज, ठीक है। पढ़ लीजिएगा आप इसको। यहाँ पे लिखा है इफ वेरिएशन ड्यू टू चांस कॉजेज इज प्रेजेंट इन द प्रोडक्शन प्रोसेस इट सेड टू बी द अंडर स्टैटिस्टिकल कंट्रोल, तो हम उसे अंडर स्टैटिस्टिकल कंट्रोल में ही कहेंगे। अगर असाइनेबल कॉजेज एक्चुअली कुछ कॉजेज क्या है कि रॉ मटेरियल हम यूज कर रहे थे उसमें कुछ गड़बड़ हो गई है, वो रॉ मटेरियल जो है वो बिल्कुल खराब आ गया, बेकार कंडीशन का था, है ना। या जो हमारा वर्कर है वो बाय द वे बीमार है और तब भी वर्किंग कर रहा है, तो उसने सेटिंग क्या की कि जो सेटिंग होती है प्रोसेस में उसको शायद चेंज कर दिया, वो गलत सेट कर दिया। तो इस तरह की जो बड़ी मिस्टेक्स होंगी इज कॉल्ड द असाइनेबल कॉजेज। तो असाइनेबल कॉजेज कंपनी के लिए डेंजर है, क्योंकि उसी से क्या होगा कि बाय द वे अगर उसने सेटिंग ही गलत कर दी तो जो हमारे प्रोडक्ट बनेंगे